सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआरए क्लासेस। एंड ये वीडियो हमारा केमिस्ट्री का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग जो चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ते हैं उसका क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर चलिए हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट में जो मैटर है उसको क्या बोलेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैटर से बना हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसी को क्या बोलेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मैटर है ना, ठीक है, तो मैटर के कंपोजिशन से ही उस ऑब्जेक्ट को उसका मास मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आदमी है तो आदमी क्या चीज़ से बना रहता है? ह्यूमन बींग जैसे हम लोग क्या चीज़ से बने हुए हैं? हम लोग सेल से बने हुए हैं। तो हम लोग का सेल जो है हम लोग का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वही हम लोग को मास कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि थ्योरी में हम लोग चैप्टर में जो पढ़े होंगे आप लोग, तो क्या क्या हो जाएगा? तो इट हैज मास, इट ऑक्यूपाई स्पेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आता है क्योंकि मैटर का जो है वो मास होगा ही होगा, ठीक है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एलिमेंट जो है ना, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। सपोज समझिए आप कि जैसे कि मेरे पास सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम बना दिए, ये मेरे पास मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है। तो ये जो मेरे पास ये जो सब्सटेंस है इसमें सिर्फ सोडियम ही है और दूसरा इम्प्योरिटी है ही नहीं। तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ वही मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें सोडियम ही है और भी कुछ नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सोडियम है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं जिसमें एक ही सब्सटेंस रहता है। तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? एटम। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर रिजिड? ठीक है, तो यहाँ पे आया है रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट। तो रिजिडिटी कैसे आता है कोई भी मैटर में? तो मैटर का जो स्टेट है, एक क्या है? सॉलिड है, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ठीक है, सॉलिड में जो पहले उसका हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बना लेते हैं उसके अंदर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो ये मान लीजिए ये बॉक्स डिनोट करेगा सॉलिड को, ये लिक्विड को और ये गैस को। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड के होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। और गैसेस में क्या? बहुत दूर होते हैं। तो देखिए, अगर इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनमें क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि इसको हम लोग कंप्रेस भी करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो रिजिडिटी गायब हो जाएगा। रिजिडिटी मतलब क्या? कि ठोस। तो ठोसपन किस में आता है? जो जिसमें कि एटम्स उसके अंदर के या मॉलिक्यूल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आप कुछ भी बोलिए, वो सब आसपास रहे। तो सबसे आसपास किस में है? सॉलिड में। तो सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होगा या रिजिड कौन होगा? तो रिजिड सिर्फ सॉलिड ही होगा क्योंकि लिक्विड क्या होता है? रिजिड नहीं होता है, कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल। तो देखिए, जहां पर भी मूविंग का कॉन्सेप्ट आ जाए, जहां पर भी स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाए, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, तो ऐसा टाइप में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो भी मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर जो मूव कर रहा है, तो जब पार्टिकल्स मूव करता है तो कौन सा एनर्जी आता है? तो उस समय आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बाकी एनर्जी को भी हम लोग समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, किसी को भी अपने हाइट और मास की वजह से मिलता है। ठीक है,
जैसे मानिए कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, और ठीक उसका दोस्त जो है बिल्डिंग पे चला जाता है। तो ये दोनों के बीच में जो है ना एनर्जी का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये बंदा जो है ये वर्क डन करके ऊपर फ्लोर पे चढ़ा है। तो इस इसने जो हाइट जो मेंटेन किया, जो कि ऊपर अचीव किया, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास है। तो इसके पास कौन सा एनर्जी है? इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जब भी एटम्स टूटते हैं उसके अंदर से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो उस समय जो एनर्जी उनके पास होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी भी सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे किससे हमें मिलता है? वेलोसिटी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एम जी एच। तो वेलोसिटी के कारण किसी को अगर एनर्जी मिल रहा है तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गैसेस? ठीक है, नॉट करेक्ट है। गैसेस हैव डेफिनेट मास। ठीक है, देखिए मास, जैसा कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देखिए, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास, यही डेफिनेशन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मैटर है, वही उसका मास है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं भी चल जाइए पूरे यूनिवर्स में, चेंज नहीं होता है। इसलिए कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मास पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं हो सकता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो गैसेस के पास डेफिनेट मास होता है, तो यस, सबके पास डेफिनेट मास होता है। ठीक है। सब कहने का मतलब कि सॉलिड के पास भी होगा, लिक्विड के पास भी होगा, गैसेस के पास भी होगा, तो ये सही है। गैसेस हैव डेफिनेट शेप, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर एक गुब्बारे में हम गैस को फिल कर देते हैं, और यही गुब्बारे को हम अगर किसी रूम में ओपन कर देते हैं, तो ये सारा गैस क्या होगा, इस रूम में फैल जाएगा। तो क्या हो गया, ये पहले किसके शेप में था? बलून के शेप में। अब किसके शेप में आ गया? रूम के शेप में। और साथ ही साथ डेफिनिट वॉल्यूम, तो डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि पहले जो है ये एक छोटे वॉल्यूम में था, अब मैंने इसको खोल दिया तो ये पूरे रूम में फैल गया, तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही बताना है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मैक्सिमम इन द गैसेस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। पहले तीन स्टेट का पहले एक फोटो बना लेते हैं। मान लीजिए ये है सॉलिड, दिस इज लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज गैसेस स्टेट। तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस अब बताना है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? एकदम क्लोज क्लोज होता है। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा दूर होता है। और गैसेस में सबसे दूर होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस का मतलब होता है कि ये जो हम लोग पार्टिकल देख रहे हैं ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये दोनों बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सबसे कम क्या होगा? सॉलिड में होगा। थोड़ा सा ज्यादा क्या दिख रहा है? तो लिक्विड में है। उससे सबसे ज्यादा किसमें? गैसेस में। तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मैक्सिमम इन द गैसेस, तो ये सही हो गया। पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट द मैटर फॉलो ए जिगजैग पाथ। ये जो बात हो रहा है यहाँ पे, पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट द मैटर, ये यही पार्टिकल का बात हो रहा है, यही पार्टिकल का बात हो रहा है। तो ये जो मैटर में कंस्टिट्यूट कर रहा है ना, तो कह रहा है कि वो जिगजैग पाथ फॉलो करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ब्राउनियन मोशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्राउनियन मोशन एक फेनोमेना दिया गया था ब्राउनियन साइंटिस्ट के द्वारा, कि अगर आप कोई भी लिक्विड के ऊपर पॉलन ग्रेन्स डाल दे, पॉलन ग्रेन्स कहने का मतलब जो हिबिस्कस के जो फ्लावर होते हैं उसमें जो येलो 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 जो दिखता है, वही पॉलन ग्रेन्स है। उसी तरह हर एक फ्लावर में होता है, जो कि हमें देखने को मिल सकता है। तो यही पॉलन ग्रेन्स जब आप डालिएगा ना लिक्विड के ऊपर, तो आपको लिक्विड के ऊपर वो पॉलन ग्रेन्स मूवमेंट करते हुए दिखेंगे एक जिगजैग पाथ में। ठीक है। तो उसी मोशन, जिगजैग मोशन को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन, और वो हमेशा मोशन में रहते हैं, जो कि लिक्विड और गैसेस में विजिबल होता है। इनफैक्ट सॉलिड में भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट द मैटर फॉलो ए जिगजैग पाथ, तो ये बिल्कुल सही है। सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। कॉम्पैक्ट मतलब कि एकदम रिजिड होना, और काफी सटीक कहने का मतलब कि एकदम कॉम्पैक्ट है, मतलब कि छोटा है, और काफी ठोस है, काफी अच्छे बढ़िया से बना हुआ है। तो कॉम्पैक्ट कौन होगा इसमें से? आप पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से समझिए, तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो सॉलिड होगा। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस? सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक, सेंस नहीं बना रहा है, मतलब कि कौन सा तथ्य गलत है इसमें। तो सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है तो बिल्कुल होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है तो होता है, तो ये तो सही बात है। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजिली बट नॉट गैसेस। तो यहाँ देखिए कह रहा है लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन गैसेस को नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए सॉलिड का जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो होता है बहुत नजदीक नजदीक होता है। इसको मूवमेंट करने के लिए जगह होता ही नहीं है। जब जगह नहीं है, मूव नहीं करेगा, तो इसको स्पीड कहाँ से मिलेगा? जगह ही नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका दोस्त बगल में खड़ा है, भीड़ में है, तो आपको जगह ही नहीं मिलेगा चलने के लिए, तो आपके पास स्पीड ही नहीं आएगा। आप रेस्ट में रहिएगा, रेस्ट में रहिएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी जितना कम एनर्जी उतना कम। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, तो ये सही है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस। गैसेस स्टेट का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें मैक्सिमम शो करता है। दरअसल ये फ्लूइड में का ये प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ कितना जल्दी फैल रहा है। अगर मान लीजिए कि आप एक बीकर में पानी ले लीजिए, उसमें एक इंक का ड्रॉप डाल दीजिए, तो उसमें आप देखिएगा कि इंक जो है वो धीरे धीरे मिक्स होने लगा। तो दैट इज डिफ्यूजन। ये जो फेनोमेना हो रहा है इसी को डिफ्यूजन बोला जाता है। और गैसेस में जैसे कि मान लीजिए कि आपने रूम में थोड़ा सा परफ्यूम को जो है ना वो स्प्रे कर दिया, तो जैसे ही आप स्प्रे कीजिएगा तो पूरे रूम में स्मेल करने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इसमें डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स हैं, तो गैसेस में क्या होता है ना कि जो डिस्टेंस बिटवीन जो पार्टिकल्स होता है बहुत दूर होता है, तो ये लोग को मूव करने के लिए बहुत जगह मिलता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है बहुत तेजी से डिफ्यूज कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये चीज़ गैसेस में ही सबसे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी चीज़ सही हो गया। तो इसमें से गलत कौन है? डज नॉट मेक सेंस, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is oblique are application of high compressibility of gases? ठीक है, एलपीजी इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स फॉर कुकिंग फूड। तो ये तो सही बात है, एप्लीकेशन है, अच्छा एप्लीकेशन है, हम लोग घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर सप्लाइड टू हॉस्पिटल, ऑब्वियसली ये भी सही है। सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। काफी सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो एक कंसेप्ट समझ लेते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स में। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि कोई भी मैटर है उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो दोनों के बीच का जो जगह होता है स्पेस, उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस और फोर्स का रिलेशन है कि स्पेस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैसेस में होता है। ठीक है, उसके बाद किसमें होता है? लिक्विड में। और सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में, जिसके कारण सॉलिड में रिजिडिटी भी ज्यादा रहता है क्योंकि स्पेस कम है। तो इसका उल्टा हो जाएगा फोर्स में, सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैसेस में सबसे लिस्ट। तो इसमें पूछा है कि मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन है, तो इसको पहले इसका क्लासिफाई कर लेते इसका स्टेट। हनी क्या है? तो लिक्विड स्टेट है। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है। आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है। और वाटर वेपर क्या है? गैस स्टेट है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा होगा? तो ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। थैंक यू।